नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और ये करंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। और आप लोगों को भी ये सबसे ज़्यादा डरवाता है कि बजट आर्थिक समीक्षा को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो बस 15-20 मिनट बने रहिए और इसमें आप केंद्रीय बजट को तो देखे ही देखेंगे, साथ ही साथ आर्थिक समीक्षा की भी हम चर्चा करेंगे और इसमें उत्तर प्रदेश का भी बजट हम कवर कराएँगे। तो पूरा कंप्लीट जो बजट को लेकर के चीज़ें हैं, तो 15-20 मिनट की क्लास में पूरी हो जाएँगी। बस धैर्य बना के देखिए और विश्वास मानिए, अगर आपने इतना देख लिया तो आपको अन्यत्र और कुछ भी कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी आवश्यक है, वो हम यहाँ करा दे रहे हैं। टाइम टेबल तो आप जान ही रहे होंगे, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे, तो इतने समय ज़रूर चैनल पे बने रहिए। अब आइए देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। लगातार इनका 8वां बजट था और जिसमें एक अंतरिम बजट भी शामिल है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि 8वां बजट था, मतलब 7+1, तो 7 तो फुल था और एक अंतरिम। थीम इसका क्या है? तो सबका साथ सबका विकास, जो भाजपा की थीम होती है वही यहाँ भी है। और इस बजट में 4 विकास इंजनों की चर्चा की गई है। इसमें 4 विकास इंजन कौन से हैं? तो एक कृषि है, एमएसएमई है, निवेश और निर्यात है। तो एकदम याद रखिएगा और ये 4 पूछे जा सकते हैं। तो इस पे जो है सरकार ध्यान केंद्रित करेगी। साथ ही साथ विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10 व्यापक सिद्धांतों की भी इसमें परिकल्पना की गई है। और वो 10 सिद्धांत कौन-कौन से हैं, एक-एक करके देख लेते हैं। तो कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना पहला है। दूसरा है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। तीसरा है समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना। चौथा है भारत में विनिर्माण बढ़ाना तथा मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना। अगला है एमएसएमई को सहायता प्रदान करना। अगला है फिर रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना। नेक्स्ट, जनता अर्थव्यवस्था तथा नवाचार में निवेश करना। फिर अगला है ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करना। फिर नेक्स्ट है निर्यात को बढ़ावा देना। फिर नवाचार को पोषित करना। तो ये 10 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी आप देख लेंगे। अब थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें देखते हैं कि वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट का आकार है वो 50,65,345 करोड़ रुपए का है। पहली चीज। दूसरी चीज, 50,65,345 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट में 34,20,409 करोड़ रुपए जो है वो राजस्व प्राप्तियों से मिल रहे हैं तथा शेष जो 16,44,936 करोड़ रुपए की जो आपूर्ति है वो पूंजीगत प्राप्तियों से होंगी। तो आप देख रहे होंगे कि राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा ज्यादा है, पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा कम है, और ये हमेशा रहता है। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश द्वारा 47,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात की गई है। मतलब इसमें क्या कहा गया कि जो हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम है तो उनकी जो संपत्तियां होती है उनमें हम उनकी हिस्सेदारी जो हम बेचते हैं तो उससे जो आय सृजित होने की बात है, कितना? तो 47,000 करोड़ रुपए की बात इसमें कही गई है, मतलब विनिवेश से। फिर 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% अनुमानित है। और अगर आप इसको रुपए में देखेंगे तो 15,68,936 करोड़ रुपए है। फिर प्राथमिक घाटा आप देखेंगे तो 0.8% अनुमानित है और राजस्व घाटा कितना है? तो 1.5%। देखिए इसमें दो चीज महत्वपूर्ण है, एक तो विनिवेश वाला याद कर लीजिए 47,000 करोड़, बजट का आकार याद कर लीजिए और फिर राजकोषीय घाटा याद कर लीजिए 4.4। फिर बजट 2025-26 के व्यय के संगठन। देखिए इसमें क्या है ना कि भाई जो हमारे पास हमारा जो बजट है उसमें हम किन किन मदों पर सर्वाधिक खर्चा कर रहे हैं। तो देखिए खर्चा तो कई मदों पे हम करते हैं, लेकिन जो टॉप 5 मद हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22% है। आप लोग जानते ही होंगे कि जो वित्त आयोग सिफारिश करती है उसी के आधार पर जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को कुछ हिस्सा जो है अंतरित करती, मतलब ट्रांसफर करती है और अपने कुल आय का 22% वो राज्यों के विकास को लिए देती है और उसमें प्रत्येक राज्य का अलग अलग हिस्सा होता है। तो ये तो बात की बात है। तो इस पे जो केंद्रीय बजट है उसका 22% भाग खर्चा होता है और सबसे बड़ा खर्चा यही होता है।
दूसरी चीज, जो हम ऋण लिए रहते हैं तो उसकी ब्याज अदायगी करना होता है, तो उसमें 20% हिस्सा हम खर्चा करते हैं। मतलब अगर 100 रुपया हम खर्चा पा रहे हैं, हमारी इनकम है, तो 22 रुपया हम करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, मतलब राज्यों को दे रहे हैं। 20 रुपया हम जो दे रहे हैं वो ब्याज अदायगी कर रहे हैं। फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में हम 16 रुपया खर्चा कर रहे हैं, मतलब प्रतिशत में, मतलब ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। और इसमें आप देखेंगे तो रक्षा और प्रमुख सब्सिडी पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है। इसी तरीके से रक्षा की जो हमारा बजट है वो जीडीपी का 8% है, और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में जो है हम खर्चा कर रहे हैं तो 8% खर्चा कर रहे हैं। तो एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। फिर बजट 2025-26 में प्राप्ति के स्रोत, तो उधार एवं अन्य देयताएं जो है वो 24% हैं, आयकर जो है 22% है, वस्तु एवं सेवा कर 18% है, निगम कर जो है वो 17% है, और कर भिन्न प्राप्तियां जो है वो 9% है। मतलब इसके माध्यम से ये स्पष्ट हो रहा है कि भाई उधर जो हम खर्चा कर रहे हैं तो हमको आ कहां से रहा है धन। भाई खर्चा करना है तो धन भी तो कहीं से आना चाहिए। तो आने का जो स्रोत है वही कि सबसे ज्यादा जो केंद्र सरकार कमाती है वो उधार एवं अन्य देवताओं से कमाती, मतलब उधार लेकर के या अन्य जो उसके इनकम होते हैं। और इसीलिए आप देख रहे होंगे एक बड़ा मत, इस जब आप उधार लेंगे तो उसको चुकाना भी होगा, या आप अन्य देवताओं के तहत जो ऋण लेते हैं कम कीमत कम ब्याज पे, तो उसकी अदायगी करनी होती है। तो इसलिए 20% हमारा जाता भी है। लेकिन चूंकि ये जो पैसा होता है इसका उपयोग विकासात्मक गतिविधियों में होता है, तो ऐसे में ये देश दुनिया की सरकारें करती हैं। आयकर जो है, जो उससे हमको 22% का लाभ हो रहा है, वस्तु एवं सेवा कर से जो जीएसटी है 18% का लाभ हो रहा है, निगम कर से 17%, और कर भिन्न जो प्राप्तियां उसे 9%। एकदम स्क्रीनशॉट ले लें इससे आप। फिर प्रमुख योजनाओं के लिए जो बजट आवंटन है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2,03,000 करोड़ रुपए आवंटित है, जो सबसे ज्यादा आवंटित है। सेकंड नंबर पे आप मनरेगा को देखेंगे, 86,000 करोड़ रुपए आवंटित हुआ है इस बजट में। जल जीवन मिशन या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल में आप देखेंगे तो 67,000 करोड़ रुपए का इसमें जो है निवेश होगा। और पीएम किसान योजना में आप देखेंगे तो 63,000 करोड़ रुपए का निवेश है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, देखिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना वो ग्रामीण और शहरी दो पार्ट में चलाई जाती है। तो यहाँ हम ग्रामीण की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सबसे जो पांचवी सबसे ज्यादा मद है वो ग्रामीण की ही है। ये इसमें कितना है तो 54,832 करोड़ रुपए है। फिर आप देखेंगे कि 2025-26 के बजट में जो सब्सिडी है वो 4,26,216 करोड़ रुपए की है। और इसमें भी सबसे जो सब्सिडी में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो खाद्य सब्सिडी का है। 2,03,420 करोड़ रुपए हम केवल खाद्य सब्सिडी में दे रहे हैं। उर्वरक सब्सिडी में आप देखेंगे तो 1,67,887 करोड़ रुपए है। और फिर एलपीजी में आप देखेंगे जो गैस सिलेंडर के माध्यम से हम सब्सिडी दे रहे हैं वो 1,21,000 करोड़ रुपए का है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे के लिए बजट जो आवंटन है वो 2,65,000 का है, तो इसका भी आप ध्यान रखें कि 2.65 लाख करोड़ रुपए का है। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो मतलब जो हमारा रेलवे है वो 2025-26 के अंत तक 100% का विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ करके 100% की जाएगी। ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और यह उन कंपनियों के लिए होगा जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगे। देखिए इसमें शर्त यही है कि जो 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उन बीमा कंपनियों को अनुमति दी जाएगी जो अपने प्रीमियम का 100% जो है कहाँ निवेश करेंगी, तो भारत में निवेश करेंगे। सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी और युवाओं के कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। इसी तरीके से अब आर्थिक समीक्षा 2024-25 की चर्चा कर लेते हैं। देखिए बजट, केंद्रीय बजट समाप्त हो गया और आर्थिक समीक्षा में आप देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2025 को संसद में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की। तो आप ये देखेंगे कि 31 जनवरी 2025 को संसद में आर्थिक समीक्षा जो है प्रस्तुत की गई, और ये बजट के एक दिन पहले की गई है, तो इसका भी डेट याद रखिएगा कि वैसे भी 1 फरवरी को बजट आया है, तो 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई। इस समीक्षा के अनुसार 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितनी है, तो 6.4% है। एकदम इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। मतलब जो आर्थिक समीक्षा 24-25 कह रही है कि जो 2024-25 में भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है वो 6.4 की रही। वर्ष 2024-25 कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि का अनुमान है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में यह वृद्धि कितनी है, तो 6.2% अनुमानित की गई है। तो एग्रीकल्चर में 3.8% की वृद्धि का अनुमान है, और इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो 6.2% अनुमानित है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार। दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन यूएस डॉलर रहा, और यही प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। तो ये कब का है, तो दिसंबर 2024 का, और लेटेस्ट तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो वो पीछे वाले वीडियो में मैंने कराया, लेकिन आप समय देखिए कि किस समय से पूछ रहा है। यदि आर्थिक समीक्षा को आधार बनाएगा तो दिसंबर 2024 के अंत वाला पूछ लेगा। तो इस समय 640.3 बिलियन यूएस डॉलर रहा। वर्ष 2024 तक विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में आप देखेंगे तो चीन नंबर 1 पर है, मतलब चीन के पास सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार है। सेकंड नंबर पे जापान है, थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड है, और उसके बाद जो है हमारा स्थान आता है चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पर हम हैं विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में सेवा मूल्य संवर्धन का योगदान कितना है, तो लगभग 62% का है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है। वर्तमान मूल्यों पर 2023-24 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16% का योगदान कृषि क्षेत्र का रहा, और 46.1% आबादी को ये रोजगार प्रदान कर रहा। तो जो कुल देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2023-24 के लिए अगर एग्रीकल्चर की भूमिका देखेंगे तो 16% का योगदान ये दे रहा है, और अगर आबादी को देखेंगे तो करीब करीब 46% आबादी को ये रोजगार प्रदान कर रहा है, जो हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत का विश्व के कुल अनाज उत्पादन में 11.6% का योगदान है। मतलब जो पूरे विश्व में जो भी अनाज उत्पादन होते हैं तो उसमें हमारा हिस्सा कितना है, तो 11.6% का है। 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में लगभग 26% जनसंख्या होने के साथ भारत वैश्विक स्तर पर सबसे युवा राष्ट्रों में से एक है। तो जो हमारी 26% की जनसंख्या है वो 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग के बीच है। तो अभी देखा जाए तो हम एक युवा देश हैं। और अब थोड़ा सा आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देशों की चर्चा कर लेते हैं। तो जो हम आयात कर रहे हैं उसमें चीन की भूमिका सबसे ज्यादा है। मतलब अगर हम 100% में 15% केवल चीन से अकेले जो है आयात कर रहे हैं। रूस से 9% आयात कर रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात से 7.1%, यूएसए से 6.2%, और सऊदी अरब से जो है 6.2%। मतलब आप देख रहे होंगे कि मतलब चाइना का आयात हमारे लिए, मतलब हम सबसे ज्यादा चाइना से चीजें खरीद रहे हैं, उसके बाद रूस से। और रूस से जो हमारा आयात अभी बढ़ा है तो वो बेसिकली कच्चे तेल को लेकर के बढ़ा है। और अगर निर्यात की दृष्टि से देखेंगे तो यूएसए में हम सबसे ज्यादा जो है वो निर्यात कर रहे हैं 17.74%। फिर संयुक्त अरब अमीरात सेकंड नंबर पे हम निर्यात कर रहे हैं, थर्ड नंबर पे नीदरलैंड को, चौथे पे चीन को। देखिए हम अपने आयात का 15% आयात चाइना से कर रहे हैं, निर्यात कितना कर रहे हैं, मात्र 3.81%, मतलब 4% भी निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए जो भुगतान संतुलन है वो व्यापार का चाइना के पक्ष में, मतलब चाइना से हमको व्यापार में काफी नुकसान हो रहा है और यूएसए से हमें फायदा हो रहा है। तो इसीलिए जो आप लोग कुछ उत्साही लोग होते हैं वो तुरंत जैसे ही ट्रम्प की नीति आई तो अमेरिका को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए। तो विदेश नीति ऐसे नहीं चलती है, उसमें सब कुछ देखना होता है भाई। एक घर की बात नहीं है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को उसमें देखना होता है। फिर अपने और
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखना होता है। तो इसीलिए जो भी आप लोग स्टेटमेंट दें, और खासकर जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं, स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं, वो तो सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट दें, क्योंकि जब आप भी उस पद पे रहेंगे तो आपको भी इस तरीके की समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की बजट का। देखिए, आर्थिक समीक्षा हो गई, केंद्रीय बजट हो गया। तो आइए जल्दी से 3-4 मिनट में इसको भी खत्म करते हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 20 फरवरी 2025 को बजट प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा कब किया गया? 20 फरवरी 2025 को, जिसका लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन जो है वो बनाना है। बजट का आकार जो है उत्तर प्रदेश का 8,08,736 करोड़ रुपए है। एकदम डाटा याद कर लीजिए। अब आप कहेंगे सर इतना डाटा क्यों बता रहे हैं? तो विश्वास मानिए, ऐसे ही आयोग प्रश्न पूछता है। तो अब आप थोड़ा सा भी अगर केयरलेस हुए तो प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि आप पीवाईक्यू उठा लीजिए, कई बार तो एकदम यही एग्जैक्ट डाटा ही पूछ लिया 4 ऑप्शन दे करके, और बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो देख लीजिए, 8,08,736.06 करोड़ रुपए का जो है कुल उत्तर प्रदेश का बजट है 2024-25 की तुलना में अगर देखेंगे तो ये 9.8% अधिक है। तो जो इसमें दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो 25-26 का जो बजट है वो 24-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो 9.8% अधिक है। बजट में 10 क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए कार्यात्मक योजना तैयार की गई है, जो निम्न है। इसमें कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, फिर अवस्थापना, उद्योग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश आदि। तो ये इसके जो 10 क्षेत्र हैं विशेष रूप से, जिन्हें चिन्हित किया गया है बजट में। देश के सभी राज्यों की स्वयं में कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का जो अंश है वो 2024-25 में कितना है? तो 11.6% रहा, जो महाराष्ट्र के बाद दूसरा सर्वाधिक है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मतलब महाराष्ट्र के बाद जो सबसे ज्यादा स्वयं के कर की प्राप्तियां हो रही हैं वो हमें हो रही हैं। कितना? तो 11.6% हो रही है। उत्तर प्रदेश को जो रुपया प्राप्त होता है, तो वो जो 3 क्षेत्र हैं कहाँ से रुपया प्राप्त करता है? तो सबसे पहला तो जो उत्तर प्रदेश स्टेट का अपना स्वयं का कर राजस्व प्रणाली है, तो उससे हम 37.4% राजस्व पाते हैं अपने कुल स्टेट जीडीपी का। इसी तरीके से जो हमारे केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है, तो हम इसमें सेकंड नंबर पे भूमिका, वही जो मैंने बताया पीछे कि जब केंद्र सरकार राज्यों को वित्त आयोग जो सिफारिश करता है उसी हिसाब वित्त देती है, धन देती है। इसमें जो हमको मिलता है केंद्रीय करों में जो हमारी हिस्सेदारी है, तो 32.4% की, और थर्ड नंबर पर जो है वो लोक ऋण की भूमिका है, तो 14.4% की है। तो ये 3 मद जो है हमें सबसे ज्यादा धन प्राप्त कराते हैं। और हमारा धन जो है, जो हमने प्राप्त किया, उसको हम खर्चा सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं? तो उसमें जो सबसे पहली मद है वो पूंजीगत परिव्यय में हमारा जो खर्चा होता है वो 20.4% का होता है। इसी तरीके से जो अन्य व्यय है उसमें 16.8% का व्यय होता है। और थर्ड नंबर पे जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में जो हमारा व्यय होता है वो 12.4% का, मतलब जो तीसरा हम सबसे ज्यादा व्यय करते हैं वो सरकारी कर्मचारियों के वेतन को देने में करते हैं। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सरकार जो है सीटें नौकरी नहीं दे रही, उसको लगता है कि सब आउटसोर्सिंग से चीजें काम चला ले। और अभी आप देखिएगा लास्ट में पॉइंट भी है कि अब आयोग जो है आउटसोर्सिंग विभाग ही एक तो गठित कर दिया है कि अब सारी चीजें संविदा पे होंगी। तो आप लोग सरकार की मंशा को समझ जाइए कि सरकार क्या करने वाली है। अब देखिए, अगर बजट में आप देखेंगे तो 22% हिस्सा बुनियादी ढांचे के विकास में खर्चा हो रहा है, 13% शिक्षा में, 11% कृषि एवं संबंध सेवाओं में, फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में जो खर्चा हो रहा है 6% खर्चा हो रहा है बजट का, और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में जो खर्चा हो रहा है वो 4% जो है खर्चा हो रहा है। इसका भी आप ध्यान रख लें और एकदम इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना है? तो 2.97
प्रतिशत है। और अगर आप रुपए में देखेंगे तो 91,399.80 लाख करोड़ रुपए है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। फिर उत्तर प्रदेश बजट की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, इसकी भी चर्चा कर लें। तो प्रदेश में छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने व ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा की है अपने बजट में। दूसरा है आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले लाखों कर्मियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा करते हुए बजट प्रस्ताव में कहा गया है कि उन्हें न्यूनतम 16,000 से 20,000 रुपए हर माह वेतन दिया जाएगा। और ऐसे कर्मियों की भर्ती अब सीधे एजेंसियों के माध्यम से न होकर निगम के माध्यम से की जाएगी। और बजट में की गई ये घोषणा के अनुसार राज्य सरकार इसके लिए आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाने भी जा रहा है, और ये बन भी गया है। लेकिन अब ये सोचिए कि 16 से 20,000 ये वेतन देंगे, और इस महंगाई के दौर में एक परिवार 16 से 20,000 रुपए में अपना क्या जीवन यापन कर पाएगा। तो कायदे से तो आपको रोजगार सृजन करना चाहिए, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ानी चाहिए, लेकिन विडंबना ये है कि हम ऐसे देश, ऐसे समाज में रह रहे हैं कि जहां सरकारें इस तरफ तो एकदम ध्यान नहीं दे रही, बाकी वो सारी गतिविधियों में लिप्त रहेंगी, लेकिन जहां वास्तविक रूप से उन्हें ध्यान देने की जरूरत है, हेल्थ, एजुकेशन, जो बुनियादी ढांचे के विकास में, वहां इनका जो झुकाव है वो सबसे कम है। और ये जो आउटसोर्सिंग भर्ती निगम है, ये वाकई में जब मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी बड़ा निराश किया, क्योंकि हम लोग कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, बहुत से बच्चे बहुत से सपने लेकर के आते हैं, और ऐसे में आप अब पदों को निकालेंगे नहीं, और 16,000 से 20,000 रुपए में आप पूरे महीने खटाएंगे, और कायदे से देखा जाए तो अपना भरण पोषण भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो इसको लेकर के सरकार को सोचने की जरूरत है, और आप लोग भी थोड़ा सा अवेयर होइए, जब वोट लोग मांगने आए तो ये सब चीजों पे एकदम मुखर होइए, नहीं तो इसी तरीके से ये लोग शोषण करते रहेंगे और हम लोग शोषित बने रहेंगे। वर्तमान में 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं एवं 36 निजी क्षेत्र में हैं। बजट 2025-26 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर लखनऊ में स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव, हर जिले में 100 एकड़ पीपीपी मॉडल पर सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। तो ये सभी योजनाओं का ही हिस्सा है। संत कबीर के नाम पर 10 वस्त्रों उद्योग पार्क तथा संत रविदास के नाम पर 2 चर्मोद्योग पार्क जो है वो स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि संत कबीर जो है वो जुलाहा जाति से आते थे, तो ऐसे में इनके नाम पे 10 वस्त्र उद्योग का पार्क बनाया जाएगा, और जो संत रैदास थे वो चमड़े का काम करते थे, तो ऐसे में इनके नाम पर 2 चर्म उद्योग पार्क स्थापित करने का इन्होंने निर्णय लिया है। लखनऊ स्थित अटारी कृषि प्रक्षेप पर रुपए मतलब 251 करोड़ की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है। तो सीड पार्क जो बनाया जा रहा है लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर, तो वो लखनऊ में बनाया जा रहा है। प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ बनाई जा रही है, तो लखनऊ में, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना है, तो 3 करोड़ रुपए का प्रावधान आदि नई योजना बजट में घोषित है। तो मतलब साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की भी स्थापना होगी, और ये भी कहाँ होगी, तो लखनऊ में होगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवेज का भी निर्माण किया जा रहा है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय जीडीपी की वृद्धि दर अगर आप देखेंगे प्रचलित मूल्य पर तो 9.6%, जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर आप देखेंगे तो 11.6% की रही। मतलब हम राष्ट्रीय जो जीडीपी है उससे भी तेजी गति से हमारी जीडीपी बढ़ रही है प्रचलित मूल्यों पर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए से अधिक हो जाने का अनुमान है। मतलब ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो प्रति व्यक्ति आय है स्टेट की वो 1 लाख रुपए से अधिक हो जाएगा। और वर्ष 2022-23 में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्थाओं में जो योगदान है वो क्रमशः 24% है,
30% और 46% है, और ये स्थिर कीमतों पर। मतलब कृषि में जो योगदान है अर्थव्यवस्था में 24% का है, विनिर्माण क्षेत्र का 30% है, और 46% जो है वो सेवा क्षेत्र का योगदान है। और उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात कर देश के कुल निर्यात में 11% हिस्सेदारी रखता है। तो मतलब जो उत्तर प्रदेश निर्यात कर रहा है तो वो कितना कर रहा है, तो 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात कर रहा है। और अगर कुल निर्यात में देखेंगे उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है, तो ये 11% तक है। तो चलिए, आज का जो सेशन था वो यहीं तक था, और इस वीडियो के माध्यम से न केवल केंद्रीय बजट बल्कि आर्थिक समीक्षा और उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक वो सारे कराए गए हैं। और विश्वास माने इतना आप एक बार दो बार देख लीजिएगा, कोई भी प्रश्न बजट से बनाएगा तो यहीं से बनाएगा, इससे अन्यत्र नहीं जाएगा। संस्थान 2 बैच चला रहा है, एक तो हमारा आरओ का बैच है, दूसरा जो हमारा बैच है यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर के। दोनों बैच आपकी तैयारी के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन करें। और सबसे अंतिम में ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, और साथ ही साथ यूट्यूब के हमारे जो चैनल है उनके लिंक है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है, इन्हें ज्वाइन नहीं किया, तो ज्वाइन करें। जो हमारा टेलीग्राम है तो वो है @समृद्धि IAS ऑफिशियल, और ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। और आप लोग के मन में एक ज्यादा प्रश्न आता है, और बहुत ज्यादा बच्चे तो मैसेज करके पूछते भी हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हो उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम पे आए, इसका पीडीएफ एक समय के बाद आपको वहां मिल जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है समृद्धि IAS का, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और एक हमारा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, तो ये भी आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, और यहाँ भी कई वीडियो पढ़े हैं और आगे पढ़ते रहेंगे। तो ऐसे में आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर लें। और सबसे अंत में, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।